हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स ए कृतिका भाग 2 का पाठ साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका हैं मधु कांकड़िया जी। बच्चों, सबसे पहले पाठ का संक्षेप में परिचय दूंगी, फिर पाठ की समरी यानी उसका सार समझाऊंगी और फिर अंत में प्रश्नोत्तर संबंधी चर्चा। आइए शुरू करते हैं। साना साना हाथ जोड़ी में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गैंगटॉक, जिसे गंतोक भी कहा गया है पाठ में, और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम अपनी आंखों से निहार रहे हों। इस यात्रा वृत्तांत की विशेषता यह है कि लेखिका अपने समाज के दायित्व के प्रति भी सजग है और मेहनतकश मजदूरों, इंसानों के प्रति भी उसके मन में सम्मान का भाव है। आइए पाठ की समरी, पाठ का सार शुरू करते हैं। लेखिका गैंगटॉक यानी गंतोक शहर को देखकर इतनी सम्मोहित होती है कि वह शून्य में खो जाती है। अचानक उसके होठों से कुछ छूने लगता है जो उसने सुबह एक युवती से सीखा था। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कौशेली, यानी छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। सुबह लेखिका को युमथांग नामक स्थान के लिए रवाना होना था। गैंगटॉक यानी गंतोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। लेखिका को बर्फ से ढकी चोटियां देखने का बहुत अधिक शौक था। उनके ड्राइवर कम गाइड, जो उनका ड्राइवर भी था और साथ ही साथ गाइड की भूमिका भी निभा रहा था, जिसका नाम था जितेन नार्गे, उसने बताया कि युमथांग यानी जो घाटियां हैं, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी वादियां आपको मिलेंगी। उसने लेखिका को बताया कि यहाँ तो पूरे इलाके में ही आपको फूलों से लदी हुई वादियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि लेखिका प्रकृति प्रेमी है। जीप पर जाते समय रास्ते में उन्हें सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं दिखाई दी। सिक्किम में बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत अधिक लोग हैं, तो इसीलिए वहाँ पर सिक्किम में बौद्ध धर्म से संबंधित जो वहाँ पर बौद्ध स्तूप वगैरह हैं, जो चक्र हैं, पताकाएं हैं, वहाँ बहुत नजर आती हैं। फिर नार्गे ने बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। यानी ये छोटे छोटे झंडे जो सफेद होते हैं, इन पर पवित्र मंत्र लिखे होते हैं, इनको फहरा दिया जाता है। इन्हें उतारा नहीं जाता है, एक बार लगा दिया तो लगा दिया। धीरे धीरे ये अपने आप जब नष्ट हो जाती हैं तभी समाप्त होती हैं, है ना, तभी हटती हैं, नहीं तो कोई उतारता नहीं है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, किंतु तब ये सफेद ना होकर रंगीन होती हैं, कलरफुल होती हैं। जब जिस तरह से बच्चों हिंदू धर्म में कोई शुभ कार्य करते हैं, तो जैसे कुछ लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, तो ऐसे पूजा करते हैं ना लोग, तो वहां पर ये मान्यता है और लोग कुछ नया कार्य करते हैं तो वो रंगीन पताकाएं लगा देते हैं। फिर रास्ते में जीप में से ही कवि लॉन्ग स्टॉक नामक स्थान देखा। लेखिका ने वो देखा स्थान जिसका नाम था कवि लॉन्ग स्टॉक, जहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। नार्गे ने दिखाया कि यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड फिल्म की शूटिंग में देवानंद थे जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी, और साथ ही वहीदा रहमान थी। और उसने वहां पर फिर उन्हें एक चक्र भी दिखाया, धर्म चक्र जिसे कहते हैं। और नार्गे ने ये भी बताया कि यह धर्म चक्र है, यानी जिसे प्रेयर व्हील कहते हैं। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। बौद्ध धर्म में ये लोग मानते हैं, बौद्ध संप्रदाय में, कि अगर इसे घुमाओ तो सारे पाप धुल जाते हैं। फिर धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ने के साथ नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे, और हिमालय अपने विराट रूप और वैभव के साथ सामने आने वाला था। वो निकट होता जा रहा था हिमालय। देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे मानी तंग
और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। इसकी सुंदरता को देखकर सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे। क्या गाने लगे? सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये जो गीत है, जो पुराना गाना है, लोगों को, जो लेखिका के साथ लोग थे, उन सबको याद आ गया और वो उसे गुनगुनाने लगे। फिर लेखिका जीप की खिड़की से सिर निकालकर कभी आसमान को छूते पर्वत के शिखर को देखती थी, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को निहारती। जलप्रपात माने बच्चों झरनों को निहारती थी। और कभी चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठलाकर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को देखती। वहां कौन सी नदी बहती है बच्चों? तिस्ता नदी बहती। कभी कभी वो उसको भी देखती थी लेखिका हिमालय के माया और छाया के अनूठे खेल को देख रही थी। माया मतलब बच्चों कि उतना सुंदर हिमालय पर्वत है, उस पर कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, कितनी सुंदर हरियाली है जो मन को मोहती है, ये सब माया। और छाया मतलब पर्वत है, पर्वत की एक और छाया भी पड़ रही थी, वो भी देख रही थी वो। और वहां अपने को निरंतर देने के जो अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे थे जो लेखिका देख रही थी और उनसे अभिभूत हो रही थी। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य, यानी ये जो सौंदर्य है यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। जीवन का यही आनंद है। यूं लगता था मानो हम ईश्वर के बहुत निकट हैं। जब हम प्रकृति के बच्चों निकट होते हैं तो हम ऐसा समझते हैं कि हम दिव्यता के निकट हैं, हम उस परम पिता परमेश्वर के निकट हैं। तो लेखिका को भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। और लेखिका जब वहां से गुजर रही थी तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने बनी ठनी तिस्ता नदी को देखा, फिर रास्ते में झरना भी देखा और जिसे सबने कैमरे में कैद करना चाहा। झरना कौन सा था? वो था 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। बच्चों जिसकी मैंने यहाँ तस्वीर भी लगाई है, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। लोग बहुत दूर दूर से इस वाटरफॉल को देखने के लिए आते हैं। इसे देखकर ऐसा लगा कि भीतर के सभी, वो कहती है इसको जब मैंने देखा है ना 7 सिस्टर्स वाटरफॉल को, तो ऐसा लगा मन के सारे ही बुरे विचार इसकी निर्मल धारा में बह गए। और इस तरह से तेन ने बताया भाई आगे आपको बहुत ही सुंदर सुंदर फूल वगैरह मिलेंगे, तो अब यहाँ से चलें, है ना। फिर लेखिका वहां से चल पड़ी और उसके बाद फिर उन्होंने देखा कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं और कई औरतों की पीठ पर बंधी डोको कहते हैं बच्चों टोकरी को, है ना। टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। किसी ने कपड़े से अपने बच्चे को पीछे बांध रखा था। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थीं और मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ हो रही थी। यानी उधर से एक माँ होने का कर्तव्य भी वो औरतें निभा रही थीं, अपने बच्चों को संभाल रही थी अपनी कमर पर, है ना। और दूसरी ओर वो औरतें परिश्रमी भी इतनी थीं कि वो जमीन पर पत्थर तोड़ रही थीं। उनके हाथ में हथौड़े थे। वह सड़कों को चौड़ा करने का दुस्साध्य कार्य कर रही थीं। बच्चों पहाड़ पर जो सड़कें हैं वो सड़कें संकरी थीं, तो उनको चौड़ा करने का काम वो औरतें कर रही थीं। इन पत्थर तोड़ती पहाड़िनों के हाथ में पड़े ठाठे एक ही कहानी कह रहे थे। मतलब जो उन्होंने हाथ में औजार ले रखे थे वो एक ही कहानी कह रहे थे कि आम आदमी की कहानी हर जगह एक सी है कि सारी मलाई एक तरफ, सारे अभाव, सारे आंसू, यातना और वंचना एक तरफ। यानी पूंजीपति वर्ग जो है वो समाज में विलासिता को भोगता है, सुख समृद्धि से रहता है, और जो दूसरा निम्न वर्ग है वो अत्यंत ही अभावों से ग्रस्त है और सारे आंसू, सारे दुख उसी को मिले हुए हैं और इस कारण वह जीवन भर यातना झेलता है। जो यहाँ पर इन स्त्रियों को देखकर ये बात एकदम सार्थक सिद्ध हो रही थी, इसमें सच्चाई नजर आ रही थी लेखिका को। ये कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। उसने ये सोचा कि कितना कम इनको मेहनताना मिलता होगा, लेकिन ये कितना बड़ा कार्य कर रही हैं सड़कों को चौड़ी करने का। कितने लोग यहाँ से आएंगे जाएंगे, कितने दर्शनार्थी आएंगे, उनको कितनी सुविधा होगी, कितना बड़ा कार्य ये कर रही हैं। फिर रास्ते में बच्चों को भी स्कूल से आते देखा,
ये बच्चे प्रतिदिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं और यहाँ का जीवन बहुत ही कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है, ये भी लेखिका को पता चला। ये बच्चे केवल पढ़ते नहीं बल्कि अपनी माँओं के साथ मवेशियों को यानी कि जानवरों को भी चराने ले जाते हैं, पानी भरते हैं, लकड़ियों के भारी गट्ठर ढोते हैं। तो ये अपनी माँओं की बहुत मदद करते हैं ये बच्चे। ऊपर चढ़ते चढ़ते फिर लेखिका ने देखा तो मार्ग जो था वो संकरा होता जा रहा था, यानी कि कम चौड़े होते जा रहे थे रास्ते। रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां खतरों के प्रति सजग कर रही थीं कि धीरे चलाएं, घर में आए बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। बच्चों जगह जगह लिखा रहता है ना, तो लेखिका वो भी पढ़ती जा रही थी। आगे चलकर हमें दूध देने वाले याक दिखे, लेखिका कह रही हैं। काले काले ढेर सारे याक उन्हें नजर आए। फिर यूमथांग पहुंचने के लिए रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। वहां गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग थी। अब सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी वहां निश्चिंत सो रही थी। अब लेखिका को यहाँ पर रुकना था। लेखिका कह रही है, हम तिस्ता नदी के किनारे पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में ठहरे और तिस्ता नदी के जल को अंजलि में लेकर लेखिका ने प्रार्थना की कि भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं इसी धारा में बह जाएं। फिर जितेन ने अपने साथियों के साथ नाच गाना शुरू कर दिया और जिससे वो रात महक उठी। एक एक करके जितने भी सैलानी थे सभी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। लेखिका की सहेली मणि जो 50 साल की थी वो भी जानदार नृत्य करने लगी। उनका नृत्य देखकर भी सब हैरान हो गए। रात को सब नाचे, फिर सो गए और सुबह जो थी वो बहुत ही सुंदर और सुरम्य थी। लेखिका को उम्मीद थी कि यहाँ बर्फ मिलेगी, उन्होंने सोचा था, परंतु यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। लेखिका और उसके साथी 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, पर बर्फ का कहीं नामो निशान तक नहीं था। फिर एक ने सिक्किमी युवक ने उन्हें लेखिका को ये बात बताई कि कटाओ नामक स्थान पर जाओ, वहां शर्तिया आपको बर्फ मिलेगी, यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाओ जो लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर था और वहां का सफर करीब 2 घंटे का था। फिर उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ लेखिका और उसके साथी कटाओ की तरफ चल पड़े। रास्ते के पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत थी। सब पर, क्योंकि ऊंचाई पर थे ये लोग, तो बादल नजर आ रहे थे ऊपर। सब कुछ बादलमय था। बारिश हो रही थी और लेखिका और उसकी सहेली सांस रोके फिसलन भरे रास्तों पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रही थी, क्योंकि जीप जो बढ़ रही थी आगे और रास्ते तो तंग थे, तो इसलिए उनको डर लग रहा था, इसलिए वो सांस रोके हुए थे। जितेन लगभग अंदाजे से गाड़ी चला रहा था। आधे रास्ते के बाद धुंध छंट गई। हम कटाओ के करीब आ रहे थे। लेखिका कहती हैं कि फिर हम कटाओ के नजदीक आ रहे थे, क्योंकि दूर से ही बर्फ के ढके पहाड़ दिखने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ी और आगे बढ़ने पर पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई दे रहे थे। ये पहाड़ चांदी के समान चमक रहे थे। चारों ओर बिखरी बर्फीली सुंदरता सभी के मन को मोहने लगी थी। सभी जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे। कई सैलानी तो बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को अपने कैमरे में कैद करने में लग गए। ऐसा लग रहा था इसी विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, क्योंकि जब हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की तो वे हिमालय की ओर चले गए और हिमालय तो बर्फ से ढका हुआ है। तो लेखिका वो भी कल्पना करने लगी। जीवन सत्यों, वो कहती है ऐसे ही ऋषि मुनि आए होंगे और उन्होंने फिर यहाँ पर जीवन सत्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र भी यहीं पाया होगा। आगे बढ़ने पर फिर लेखिका कहती हैं कि हमने इक्की दुक्की फौजी छावनियां देखी, क्योंकि यह बॉर्डर एरिया है। थोड़ी दूर पर चीन की एक सीमा है।
एक फौजी ने बताया कि दुनिया चैन की नींद सो सके इसलिए वे पहरा दे रहे हैं। लेखिका का मन उदास हो गया कि हम बैसाख के महीने में, बैसाख का महीना कौन सा होता है बच्चों? बैसाखी का त्योहार जब होता है, यानी कि अप्रैल, मिड अप्रैल, 13 से 13 या 14 अप्रैल को बैसाखी होती है। तो वो कहती है तब हम उस महीने में गए थे और हम 5 मिनट में उस मौसम में उस समय ठिठुरने लगे। और जब ये जवान पौष के महीने में, यानी जब बहुत भयंकर सर्दी होती है, ठिठुरने वाली सर्दी होती है, पौष का महीना यानी जनवरी का महीना, उस ऐसी ठिठुरती ठंड में, कड़कती ठंड में जब सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तब भी ये जवान तैनात रहते हैं। लेखिका के लिए यह यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी। वो देखकर दंग रह गई इस बात को। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। अब लेखिका और उसके साथी लायुंग वापस आकर लौटकर युमथांग की ओर बढ़ने लगे। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया। ढेरों ढेर प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल, उन्हें रास्ते में फूल ही फूल फिर नजर आए। जितेन बताने लगा बस 15 दिनों में ही पूरी घाटी फूलों से भर जाएगी। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगने लगा और यह एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। जीप में बैठते हुए एक पहाड़ी कुत्ते ने लेखिका और उसके साथियों का रास्ता काट दिया। तो मणि ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। वापस आते समय फिर जितेन जीप में भी जानकारियां देता रहा। उसने बताया कि मैडम यहाँ एक पत्थर है, उसने उसके बारे में भी बताया कि जिस पर गुरु नानक देव जी के फुटप्रिंट्स हैं। कहते हैं कि यहाँ गुरु नानक देव जी की थाली में से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे और जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहां चावल की खेती होती है। फिर खेदुम नामक स्थान दिखाते हुए वह बोला कि यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाता है वह मर जाता है। यहाँ के लोग पहाड़, नदी, झरनों आदि सभी की पूजा करते हैं। यानी जो प्रकृति के उपादान हैं, ये लोग उनकी पूजा करते हैं। लेखिका को लगा तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है ना। जब लेखिका ने ये बात कही तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है, तो एकदम से फिर जितेन ने कहा गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। सिक्किम जब भारत में मिला उसके कई वर्ष बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। अभी भी रास्ते बन रहे हैं। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। लेखिका ने मन ही मन ये बात कही। जीप आगे बढ़ने लगती है। बच्चों, बेटा, ये तो था पाठ का सार। आइए अब हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को अनेक प्रकार से अपनी ओर सम्मोहित कर रहा था। पहला, गंतोक सिक्किम की राजधानी है। इसकी सुंदरता सुबह, शाम और रात को देखते ही बनती है, जिसका लेखिका ने आनंद उठाया। और दूसरा, वहां रात्रि के समय आसमान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे हों। और तीसरा, दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये झालर है। अगला पॉइंट, सितारों भरी रहस्यमयी रात्रि में लेखिका को इस प्रकार लगा मानो उसका सब कुछ स्थगित हो गया हो, वह प्राण से रहित हो गई है और वह शून्य में खो गई।
अगला प्रश्न, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। वे बहुत परिश्रमी होते हैं। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े होते हैं और कई औरतों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे होते हैं। उनकी मातृत्व और श्रम साधना एक साथ देखी जा सकती है। यहाँ की जो पहाड़िन औरतें हैं वे ही रास्ता बनाती हैं। सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर का बोझ उठाती हैं। हरे हरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करवाते हैं। अतः गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसीलिए कहा गया है। अगला प्रश्न, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? एक कतार में लगी सफेद बौद्ध पताकाएं शांति और अहिंसा की प्रतीक हैं। इन पर बौद्ध मंत्र लिखे होते हैं। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थल पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं और इन्हें उतारा नहीं जाता। ये समय के साथ स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। अगला पैराग्राफ लिखेंगे, जब कोई किसी नए कार्य की शुरुआत करता है तो उसकी शुभ कामना के लिए रंगीन पताकाएं लगा दी जाती हैं। यह कार्य भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ही करते हैं। अगला प्रश्न, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी? लिखिए। जितेन मार्गे ने लेखिका को बहुत अधिक महत्वपूर्ण जानकारियां दी जो इस प्रकार हैं। बच्चों, इसको आप ऐसे ही हेडिंग वाइज लिख लें। प्रकृति का अलग लिखें, भौगोलिक स्थिति का अलग लिखें और जनजीवन का अलग लिखें। तो पहले प्रकृति से संबंधित बातें समझ लेते हैं। सिक्किम एक पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ जगह जगह पर पाइन के वृक्ष हैं और धूपी के भी वृक्ष हैं जो नुकीले पेड़ होते हैं। रास्ते बहुत वीरान होते हैं, संकरे होते हैं, तंग होते हैं और जलेबी की तरह जो हैं वो घुमावदार होते हैं रास्ते। थोड़ी थोड़ी दूरी पर झरने बह रहे हैं, वहां पर होते हैं झरने, और घाटियों का सौंदर्य तो देखते ही बनता है। इसकी भौगोलिक स्थिति, गैंगटॉक यानी गंतोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग है। यहाँ फूलों से लदी हुई वादियां हैं। रास्ते में कवि लॉन्ग स्टॉक है जहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी और थोड़ा ऊपर हिमालय पर्वत है। रास्ते में 7 सिस्टर्स वाटरफॉल है जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है, जिसे देखने बहुत से दर्शनार्थी आते रहते हैं। उसके बाद अंतिम में हेडिंग आप लिखे, जनजीवन यानी लोगों का जीवन। यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी हैं। स्त्रियां और बच्चे बहुत काम करते हैं। स्त्रियां खेतों में काम करती हैं, पत्थर तोड़ती हैं। इसके अतिरिक्त वे स्वेटर बुनती हैं, घर संभालती हैं, खेती बाड़ी करती हैं, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण उनका कार्य तो वही है कि कुदाल और हथौड़े लेकर वो पत्थरों को तोड़कर सड़कें बनाती हैं। चाय की पत्तियां चुनती हैं बाग में जाकर और बच्चों को अपनी कमर पर कपड़े में बांधकर या फिर टोकरी में बांधकर रखती हैं। बच्चे पढ़ने के लिए 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते हैं जब वो स्कूल जाते हैं। तो शाम को अपनी माँओं के साथ फिर काम भी करवाते हैं। इसलिए वहां का जीवन बहुत ही कष्टपूर्ण है, संघर्षशील है। अगला प्रश्न है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? लॉन्ग स्टॉक के घूमते चक्र के बारे में जितेन ने बताया कि यह धर्म चक्र है। इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक समान है। यहाँ लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक समान हैं।
अगला प्रश्न, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। जितेन नार्गे ने भी गाइड की भूमिका निभाई थी और लेखिका और उसके साथियों को उसने गाइड किया था, तो यहाँ पर उसी के विषय में लिखना है। एक कुशल गाइड को उस स्थान की प्राकृतिक तथा भौगोलिक स्थिति की पूरी जानकारी, स्थितियों की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें जितेन नार्गे पूरी तरह से माहिर था। और उसे जो गाइड होता है, गाइड को अपनी कही हुई बात पर भरोसा होना चाहिए। उसे वही बात कहनी चाहिए जिस पर उसे भरोसा हो, ताकि वह पर्यटक को, दर्शनार्थी को कोई गलत सूचना, गलत जानकारी न दे सके। उसे रास्तों का ज्ञान भली भांति होना चाहिए कि भारी धुंध में भी वह गाड़ी चला सके, है ना। और वह यात्रियों को रास्ते में आने वाले दर्शनीय स्थलों के बारे में बताता रहे, उनके बारे में संक्षेप में जानकारी देता रहे। दर्शनार्थी हैं या जो उसके साथ गए हुए लोग हैं, है ना, जो यात्री उसके साथ हैं, जिनका वो गाइड बना है, वह उन्हें सूचनाएं प्रदान करता रहे, लोगों के जनजीवन के बारे में बताता रहे, और रास्ते में आए जो भी प्राकृतिक दृश्य हैं, चाहे वो किसी प्रकार का भी दृश्य हो, तो वो पर्यटकों को उससे अवगत कराए, उससे समझाए, है ना, उसके बारे में जानकारी दे, क्योंकि जो लोग जाते हैं उनके लिए तो वो नई जगह होती है। तो गाइड का ये कर्तव्य होता है कि वो सारी जानकारियां दे। और जो जितेन नार्गे था, उसमें ये सारी खूबियां मौजूद थी। उसने लेखिका और उसके दल को सारी जानकारियां दी और बड़ी अच्छी तरह से उसने इस कार्य को किया। अगला प्रश्न, इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। हिमालय को देखकर आत्मा और आंखें दोनों तृप्त हो जाती हैं, क्योंकि हिमालय पल पल में परिवर्तित होता दिखाई देता है। अर्थात किसी कोण से हिमालय का कोई रूप दिखता है तो किसी कोण से कोई, यानी किसी एंगल से तो हिमालय का कोई रूप नजर आता है और उसका दूसरे एंगल से देखें तो डिफरेंट रूप नजर आता है। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े हुए दिखाई देता है तो कहीं हल्का पीलापन लिए हुए प्रतीत होता है। इसका मतलब यह है कि कहीं पर ग्रीनरी ज्यादा है तो वहां पर हरे रंग का ज्यादा दिखाई देता है, कहीं पर जहां पर मिट्टी ज्यादा है तो वहां पर पीलापन लिए हुए दिखाई देता है। कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला और देखते ही देखते सब कुछ समाप्त हो जाता है, मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। यानी कहीं कहीं जो पथरीला रास्ता है, पथरीली जगह है पहाड़ पर, तो वो ऐसा लगता है जैसे प्लास्टर की उखड़ी हुई दीवार लगती है वो। तो इस तरह से हर जगह से वो अलग से ही नजर आता है। और कभी बादलों की एक मोटी चादर के रूप में सब कुछ बादलमय दिखाई देता है, बादल आ जाते हैं एकदम से आगे, बादलों की परत आ जाती है आगे, तो उसका रूप और अलग हो जाता है ना। इस तरह से उसका रूप बदलता रहता है। अगला प्रश्न, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को लगा कि इस सारे परिदृश्य को वह अपने अंदर समेट ले, अपने भीतर समा ले। लेखिका चित्रलिखित सी माया और छाया के अनूठे खेल को भर भर कर अपनी आंखों से देखती जा रही थी। उसे लगा कि प्रकृति उसे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई है। उसे वहां पर लेखिका को दिव्यता महसूस होने लगी। परमपिता परमेश्वर उसे कण कण में नजर आने लगा। उसके हृदय को बहुत सुकून मिला। प्रश्न नंबर 9, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को बहुत से दृश्य झकझोर गए, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़। और अगला पॉइंट आप लिखेंगे पर्वत, झरने, फूलों की वादियां, घाटियां और ऐसे नजारे नजर आए जो लेखिका को लगा कि अन्यत्र दुर्लभ है। और इसके अतिरिक्त निरंतर जो झरने प्रवाहित हो रहे थे उन्होंने उसका मन मोह लिया। नीचे की ओर वेग से बहती तिस्ता नदी उसको नजर आई जो उसके मन को बहुत अभिभूत किया, जिसने सामने उठती धुंध, उसके ऊपर मंडराते हुए बादल
उनसे लेखिका बहुत अधिक प्रभावित हुई और मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल देखकर लेखिका को लगा कि इतने स्वर्गिक सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की जंग कितनी कठिन है। और इसमें लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं आप, उसने पहाड़ियों को देखा जो पत्थर तोड़कर संकरे रास्तों को चौड़ा कर उन स्त्रियों को देखा, पहाड़नियों को जो रास्तों को चौड़ा कर रही थी, पत्थर तोड़ रही थी। तो लेखिका का मन उससे बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि वे मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ कर रही थी। ये देखकर लेखिका बहुत अधिक प्रभावित हुई उनसे। प्रश्न नंबर 10, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, लिखें। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में गाइड और ड्राइवर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही वहां के आम लोगों का भी कुछ योगदान होता है, परंतु सबसे अधिक योगदान तो गाइड का और ड्राइवर का होता है, जिन्हें उन रास्तों का, वहां के जनजीवन का, वहां की भौगोलिक स्थिति का पूरा पता होता है और वे सारी जानकारी दर्शनार्थियों को या यात्रियों को प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं? इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। आज आम जनता बहुत अधिक श्रम करती है, मेहनत करती है, जद्दोजहद करती है, परंतु उसके बदले में उसे जो प्राप्त होता है वह न के बराबर होता है। आज आम आदमी ही आर्थिक प्रगति में सबसे अधिक योगदान कर रहा है। जैसे कारखाने का मजदूर कपड़ा बुनता है, किसान खेत में अन्न उगाता है, सारा दिन ना जाने कितने बार जो बुनकर है वो खड्डी पर कपड़े को बुनता है, लेकिन सारा दिन काम करने के बावजूद भी इन लोगों को केवल 50 या 100 रुपए की मजदूरी ही मिल पाती है। ठीक उसी प्रकार जो किसान है, किसान की हमने बात करी मैंने, तो किसान भी कितनी मेहनत करता है, सारी ऋतुओं की मार झेलता है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, परंतु इतनी मेहनत करके अन्न उगाने के पश्चात क्या उसे उसके बदले में उतना मेहनताना, उतना उसका प्रॉफिट, लाभ मिलता है कि वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके? नहीं। ये बड़ी दुखद स्थिति है। एक कारीगर, मिस्त्री जो मकान बनाता है, बदले में चंद रुपए प्राप्त करता है। अच्छी अच्छी भव्य इमारतें ये लोग बनाते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, अपने जिंदगी को बसर करने के लिए इन्हें पूरा मेहनताना नहीं मिलता, इन्हें बहुत कम मिलता है। इस प्रकार आम आदमी देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देता है, परंतु उसे उसके मुकाबले बहुत ही कम मिलता है। वह पाता बहुत कम है, समाज को देता बहुत अधिक है। अगला प्रश्न है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है? इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? बच्चों, इसका उत्तर आप ऐसे लिखें, आज की पीढ़ी बहुत अधिक स्वार्थी हो गई है। प्रकृति के साथ वह अनेक प्रकार से खिलवाड़ कर रही है। इसको आप पॉइंट वाइज लिखें तो ज्यादा बेहतर है बच्चों, ये बुलेट्स बना के लिख दें। मनुष्य अपने लाभ के लिए अंधाधुंध वृक्षों की कटाई कर रहा है, जिससे वन समाप्त होते जा रहे हैं और वनों के समाप्ति के साथ साथ जीव जंतु भी नष्ट हो रहे हैं। कुछ जानवरों की प्रजातियां तो बिल्कुल ही विलुप्त हो चुकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, मनुष्य द्वारा पानी का गलत प्रयोग करने से कई स्थानों पर पानी की भी कमी हो रही है, तो इसी वजह से पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य पहाड़ों को पर्यटक स्थल बनाकर वहां पर प्रदूषण फैला रहा है। वह जब पहाड़ों की ओर जाता है तो पहाड़ों को सुंदरता के रूप में देखने जाता है, लेकिन वहां पर गंदगी फैलाकर आ जाता है। उसे चाहिए कि वह पहाड़ों पर गंदगी न फैलाए, है ना, क्योंकि इससे वहां पर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और प्रदूषण वहां पर बहुत फैलता जा रहा है।
अगला पॉइंट, मनुष्य ने नदियों का जल भी प्रदूषित कर दिया है। स्थान स्थान पर पहाड़ों के जल यानी कि उनके झरनों को एकत्रित करके पर्यटक स्थल बना दिए गए हैं, है ना। हर जगह कुछ ऐसी किया जा रहा है कि पैसा कमाया जा सके, तो प्रकृति का बहुत अधिक दोहन किया जा रहा है। इन सभी कारणों से प्रदूषण में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इसे रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, प्रत्येक व्यक्ति पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे, अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल करे, अपने बच्चों को भी यही समझाए। नदियों में और कूड़ा कचरा न डालें, और बहुत पैसा कमाने के उद्देश्य से सरकार को भी चाहिए बहुत अधिक पर्यटन स्थल न बनाए, और अगर जहां पर पर्यटन स्थल हैं तो वहां पर कड़ाई से नियमों का पालन होना चाहिए ताकि वहां पर गंदगी न फैले, वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। प्रदूषण के कारण पहाड़ी स्थानों का तापमान बढ़ गया है, जिससे स्नोफॉल कम हो गया है। प्रदूषण से वातावरण तथा वायु दोनों प्रदूषित होते हैं, जिसके कारण मनुष्य अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। और ध्वनि प्रदूषण से भी शांति भंग होती है। इससे बहरा होने का खतरा बढ़ता है और कानों से संबंधित अनेक बीमारियां भी हो जाती हैं। इससे अस्थमा वगैरह और हृदय रोगी पर भी असर पड़ता है। अगला पॉइंट, कई बीमार व्यक्ति शांति प्राप्त करने और इलाज करने के लिए एकांत की तलाश में पहाड़ी स्थानों पर जाते हैं, लेकिन वहां पर प्रदूषण देखकर उन्हें बहुत अधिक निराशा का सामना करना पड़ता है। अगला पॉइंट, प्रदूषण के कारण मनुष्य खुशहाल और निरोगी जीवन से दूर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है, क्योंकि अभी यह पर्यटक स्थल नहीं बना। यदि कोई दुकान होती तो वहां लोग भी होते और वे जमा होकर कुछ खा पी रहे होते, गंदगी फैलाते, है ना। इससे गंदगी भी और फैलती, प्रदूषण भी फैलता। लेखिका को केवल यही स्थान ऐसा मिला वहां पर जहां पर वह स्नोफॉल देख सकी। इसका कारण यही था कि वहां प्रदूषण नहीं था। अगला प्रश्न, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था बड़े अनोखे ढंग से की है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फ की जो शिलाएं हैं ये पिघलकर जल की धारा के रूप में हमारे सूखे गलों को तरावट पहुंचाते हैं। सचमुच प्रकृति ने जल संचय की कितनी अद्भुत व्यवस्था की हुई है। अंतिम प्रश्न, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। देश की सीमा पर जहां पर तापमान -15 डिग्री सेल्सियस होता है, उस कड़कड़ाती ठंड में हमारे देश के फौजी जवान पहरा देते हैं, जबकि हम वहां पर 5 मिनट भी नहीं रुक सकते। वहां इतनी अधिक सर्दी होती है कि हम 5 मिनट भी बिता लें तो वो हमारे लिए वो भी दूभर हो जाते हैं, इतनी अधिक सर्दी होती है। लेकिन ये जवान कोई शिकायत नहीं करते, बल्कि हम चैन की नींद सो सकें इसलिए ये सीमा पर चौकन्ने रहते हैं और पहरा देते हैं। ये जवान हर समय अपनी जान को हथेली पर लिए रहते हैं। सीमा पर पहरा देते समय इन्हें मौसम के साथ साथ खान पान की समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कई बार इन्हें आराम करने को भी नहीं मिलता और ये अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। इनकी कठिनाइयों को देखते हुए, इनकी समस्याओं को देखते हुए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इनकी सलामती की दुआ करें और यथासंभव इनके परिवार वालों को उचित सम्मान दें, और जब इनके परिवार वालों को मदद की आवश्यकता हो तो हम अपने कदम पीछे न हटाएं, सदा ही उनकी सहायता के लिए तत्पर रहें, है ना। और इस तरह से हम देशभक्ति की भावना भी अपने भीतर जगाए रखें, ताकि हमारे जवान हैं जो कार्य कर रहे हैं, हम वे कार्य तो नहीं कर रहे हैं, परंतु हम अपनी देशभक्ति को उत्तम बनाएं
और ऐसे कार्य ना करें जिससे देश का सिर शर्मिंदा हो। बच्चों, ये तो था पाठ का सार, प्रश्नोत्तर। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। बच्चों, आपको इस वीडियो के नीचे आपके लेसन्स के, जीवनियों के, कविताओं के, रचनात्मक लेखन के सभी के लिंक्स दिए जा रहे हैं। आप उन्हें क्लिक करके उन्हें भी देख सकते हैं। और बच्चों, अपने दोस्तों को भी बताएं। बच्चों, ये कोरोना की स्थिति में आप अपना भी फायदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी फायदा देने की कोशिश करें, उन्हें भी लाभ उठाने दें, उन्हें भी आप ये सजेस्ट करें कि वे इस तरह से पढ़ाई करें। धन्यवाद बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।